मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग। अपने दोस्तों को बताएं, क्लास को प्रॉपर रूप से शेयर करें और बता दें कि क्लास जो है वो शुरू हो गई है। और जब हमने स्पेसिफाइड टाइम इसीलिए बेसिकली डिसाइड किया है क्योंकि अभी के 10 एक दिन से जो था इरेगुलरिटी हो गई थी। और इसी कारण से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भाई मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जो है वो आप लोगों की प्रॉपर रूप से जो क्लासेज हैं उनको शुरू किया जाए। एक तो मुझे बताओ, साउंड क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग यादराम, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग कुमार जय पोइट, वेरी गुड। दिव्या, अच्छा मस्त है दिव्या कंवर, वेरी गुड। पवन, गुड मॉर्निंग बेटा। विनोद, गुड मॉर्निंग। विहान, सर एक दिन एकदम से क्लास का टाइम चेंज कर दिया, पता नहीं चला। वो एक्चुअल क्या यार, टाइम चेंज नहीं किया बेटा। मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम लोगों को पता है शाम के समय ले रहे थे, तो अब बोलना तो क्या है यार, लेकिन जो अपना सर्वर था आईपी एड्रेस उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसी कारण से हम लोगों ने क्या उसको थोड़ा चेंज किया है। और टाइम भी कोई चेंज नहीं किया है, एक ये मान लो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा दिया है। पहले क्लास सिर्फ शाम को ही हुआ करती थी, अब आपकी क्लास सुबह भी होगी और शाम को भी होगी। तो ये मान लो आपको तब दो टाइम पे क्लास मिलने वाली है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया ही है। चलो। और हाँ भाई दिनेश, गुड मॉर्निंग सर। क्लास विल नहीं यूट्यूब पर। अच्छा, कल वाली क्लास यूट्यूब पर नहीं है, तुम लोग रेगुलर आए ही नहीं हो। तुम लाइव आए भी नहीं, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि यार लाइव नहीं आ रहे तो ठीक है, इनको पढ़ने का शायद इंटरेस्ट ही कम होता जा रहा है। तो जो लाइव आ रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं के लिए स्पेसिफाइड प्रबंध कर रहे हैं कि उन लोगों को ही बेटर टू बेटर मिल पाए। चलो खैर कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन वाली क्लास ऐप पर, हाँ ठीक है बेटा, शिल्पा कर देंगे बेटा। क्लास भी बिना बताए लिया डिलीट। अच्छा ममता, कोई नहीं बेटा, डिलीट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग रेगुलर आते नहीं हो, समस्या ये हो जाती है। चलो खैर, मैं तो ये मानता हूँ हाँ, पिछले 8 10 दिन से तो खैर इरेगुलरिटी हमारी ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेगुलर रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। हाँ हाँ, वेट कर रहे थे, समझ में आ गया दिनेश। गुड मॉर्निंग बेटा दीर्घा, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मूलाराम, गुड मॉर्निंग बेटा। गुंजन, गुड मॉर्निंग। चलो, अब देखो मेरी बात सुनेगा। अब मुझे ये बताओ कि एक तो विजुअलाइजेशन प्रॉपर है, पहली चीज का जवाब। दूसरी चीज का जवाब दो, साउंड जो आ रही है वो प्रॉपर क्लियर आ रही है क्या बेटा। साउंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको। हाँ जॉब करते हैं, मैं समझ गया, पुनीत जॉब करते हो, कोई नहीं ठीक है। हाँ बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल, दीपक, अनुज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रवीण, गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन आ रहा है सबके पास, तुम लोगों को मैंने कहा था ना वो बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन के ऊपर वो लिखा हुआ आता है ऑल नोटिफिकेशन, तो ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करो। जो अपना यूट्यूब चैनल के पास जो बेल है उसको क्लियर करो। उसको जब आप लोग दबाएंगे ना, क्लिक करेंगे, तो जितने भी नोटिफिकेशन है चाहे वो लाइव सेशन के हो। अभी मैं ऐसा भी कर रहा हूं कि कुछ टॉपिक जो है, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ऑक्सीजन रिलेटेड है, फंडामेंटल के कुछ टॉपिक एमएसएन के हैं, वो लाइव भी पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए आप देखो, जैसे 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 हम लोग नॉर्थ सेट के पास जाएंगे, तो आप देखिएगा कि बहुत कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाला है। भाई अभी क्वेश्चन सेशन है, जैसे आज क्वेश्चन सेशन वो मिक्सअप है। मंडे से जो मैं लेने वाला हूं, आप लोग प्रॉपर अपनी प्रिपरेशंस करके आए। मंडे को मैं शुरू करूंगा मेमोरी इंपेयरमेंट के बारे में। मेमोरी जो इंपेयरमेंट है, मेमोरी के जो टाइप्स हैं, मेमोरी की जो एबनॉर्मलिटी है, मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है, कौन सी डिजीज में है, कौन कौन से टाइप है, वो पूरा का पूरा टॉपिक वाइज जो सेशन है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मंडे को।
सैटरडे कल है, तो कल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मैंने क्या कहा, हर चीज आपको अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज होती जाएगी। जैसे जैसे आप नॉर्थ साइड के पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ वीडियो क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल होने लग जाएगी। जो बच्चे ऐप के ऊपर हैं उनकी रोजाना 3 लाइव क्लासेस मैं आपको ऐप वालों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोशिश कर रहा हूं कि बेटर एक से एक बढ़िया आप लोगों को चीज प्रोवाइड करवाई जाए। चलो खैर, तो देखो हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, हाँ ऐप में अवेलेबल करवा दो सर क्लासेस, वेरी गुड, क्लासेस तो चल रही है ये वाली, हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो एक ऐसा सेशन है तुम्हारे लिए, एक अलग से जो ऐप के ऊपर है वो और करेंगे। सुनील, कल वाली क्लास ऐप में मिलेगी क्या? मिल जाएगी, मिल जाएगी, बेफिक्र रहो, ठीक है। चलो, तो देखो हम लोग हमारी क्लास को यहीं से आगे शुरू कर रहे हैं जहां हम लोगों ने छोड़ा था। तो आज भी मिक्सअप क्वेश्चनरीज है साइकेट्रिक, और मैं बता दूं कि जो बच्चे, जैसे लास्ट टाइम भी आपको पता है कि दिल्ली एम्स जो नॉर्थ साइड हुआ था उससे 40% क्वेश्चनरीज जो है सिर्फ साइकेट्रिक की आई थी। और अभी भी जो आपका एग्जाम लगा BFUHS, वहां पर भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ साइकेट्रिक के आए हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर जो है वो स्पेसिफाइड उन्होंने दिया है कि आज के समय पर जो आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर बेसिकली चाहे कोविड को लेकर के देख लो, जॉबलेस हो गए हैं लोग, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, साइकोटिक प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो आने वाले जो फर्दर एग्जाम्स है ना उनके अंदर भी हो सकता है कि साइकेट्रिक रिलेटेड वेटेज आपको देखने को मिले। चलो, अब मुझे बता दो, आवाज तो क्लियर है? सब ठीक हो जाता है जहां मैं खड़े हो जाता हूँ। चलो चलो, अशोक थैंक यू बेटा, थैंक यू। आवाज क्लियर है? नो, नो का मैं, अच्छा हेलो, ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग रामनिवास, गुड मॉर्निंग। चलो, अब देखो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जहां हम लोगों ने छोड़ा था टॉपिक, उसी से आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। प्रॉपर रूप से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही प्रॉपर रेस्पॉन्स करिएगा। ध्यान दें, प्रॉपर रूप से क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद ही प्रॉपर रेस्पॉन्स करें, क्योंकि जल्दी हमें कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, अभी 3 महीने हैं, अगर हम रेगुलर 3 महीने बने रहे तो मैं आपको कहता हूं कि आराम से आपको 40 से 50% जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से आपको मिलेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से आपको 99% मिलने वाला है। तो आप ऐसी कोई चिंता ना करें, बस रेगुलर एक बार आप बने रहें। तो देखो, प्रॉपर रूप से आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्रॉपर रेस्पॉन्स दे, जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ना है। ओके गुंजन, आवाज क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अनिल फाइन बेटा, ठीक हूं बेटा। विकास ओके बेटा, ठीक है। सुरेश गुड मॉर्निंग बेटा। चल, अब सुनो, यहां पर प्रॉपर रूप से आपको प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है, और प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं तो आप ध्यान से सुने। यहाँ पे कह रहे हैं एन एरिया, सुनना प्रॉपर, एक तो क्वेश्चन को पढ़े, प्रॉपर एरिया, किसका एरिया पूछ रहे हैं? ब्रेन का एरिया पूछ रहे हैं। जहां पर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट, क्या मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपका अपीयरेंस कैसा है, आप क्या बोल रहे हो, क्या बतला रहे हो, किसके लिए, या उसके साथ साथ जो आपके गोल हैं वो आपको अचीव करने में मदद करता है। तो सीधा सीधा सा मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ब्रेन का एरिया है जो आपको सभी प्रकार के कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब जानते हो, आपकी नॉलेज से संबंधित भी हो गया है, आपके लाइफ के गोल से संबंधित भी हो गया है, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, वो सभी कुछ कहां से सोचते हैं, और वो सभी कुछ आपको अचीव करने के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम, हाँ क्या बोल रहे हैं आकाश? प्रीफ्रंटल एरिया, ठीक है। कुलदीप ऑप्शन सी बोल रहे हैं, ब्रोकास एरिया। दिव्या ऑप्शन ए, हाँ आने दो जवाब, सभी स्टूडेंट अपने जवाब दें, क्योंकि जैसे जैसे जवाब दोगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा। यहां ये मत सोचो कि मेरा गलत हो रहा है, यहां ये मत सोचो कि आपका आंसर गलत हो रहा है। बेसिक पॉइंट यहां पर ये है कि जब आप जवाब देने की आदत डालोगे ना
तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, और जब कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, दूसरों को मत देखो, आप खुद अपना जवाब देने की आदत डालो। गुंजन सर, आपकी टीचिंग अमेजिंग है, थैंक्स बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ध्यान से सुनो, अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे एक एक एरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ लेकर के चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सबने अपने अपने जवाब दिए हैं, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बार बार आपको एक ही बात कही है कि हमेशा यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, गलत को बाहर निकालने की आदत डालो। अब मेरी बात सुनना, गलत को बाहर निकालने की आदत जो डाले, तो आपको पहले तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस, और इन सभी ऑप्शंस का बेसिक मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले हिपोकैम्पस पे ही बात कर लेते हैं, सुन लेना बेटा भाई। अगर सबसे पहले आप यहां बता रहे हैं हिपोकैम्पस, तो देखो जनरली आपको पता है कि हिपोकैम्पस आर सिचुएटेड इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन, कि भाई हिपोकैम्पस कहां पर स्थित है, तो टेम्पोरल जो लोब है वहां पर स्थित है। तो पहले तो आप समझ लें कि हिपोकैम्पस कहां पर है बेटा, सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब, कि भाई टेम्पोरल लोब के अंदर स्थित है। जनरली ये आप एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, लेकिन हिपोकैम्पस स्पेशलाइज्ड किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हिपोकैम्पस जो है आपकी जो मेमोरीज वगैरह होती है, उस मेमोरी को स्टोर करना, मेमोरी रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वो किससे संबंधित है। कुछ तो बात है सर आपके अंदर, अरे बात तो हर इंसान में है, आप में भी है सुनील पांडे। चलो खैर, थैंक यू बेटा। ध्यान से सुनना, हिपोकैम्पस, और हिपोकैम्पस जो कहां पर है बेटा, टेम्पोरल, और ये जनरली किससे रिलेटेड है आपके, रिलेटेड टू मेमोरी। किससे रिलेटेड है, मेमोरी। जो आपकी मेमोरीज वगैरह है उससे रिलेटेड अगर एग्जामिनर कहता है, जैसा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन आर रिलेटेड टू स्टोर द मेमोरीज। मेमोरीज जनरली जो स्टोर होती हैं, या मेमोरी जनरली जो हम रिकॉल कर पाते हैं किसी भी प्रीवियस बात को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, हिपोकैम्पस रिलेटेड आपका एरिया है। एक तो आप ये बता सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन में क्या था, तो हिपोकैम्पस तो किसके लिए हो गया, तो अपने आप में ही आप कह सकते हो किसके लिए है बेटा, मेमोरी के लिए। ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया स्पेशलाइज्ड स्पीच रिलेटेड है बेटा, किससे संबंधित है, स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। आप देखना कि जिन लोगों के अंदर, अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि जनरली जो पॉइंट आप यहां पर बोलते हैं, तो ब्रोकास एरिया स्पेशलाइज किसके लिए है, स्पीच से संबंधित है। मान लो एग्जामिनर आपको कहता है कि स्पीच रिलेटेड एरिया ब्रेन का कौन सा है, तो आपने यहां पर ब्रोकास बताना है। अब ये अमाइक डाला क्या है, तो देखो बेटा ध्यान से सुन लेना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट कैसे है, तो ध्यान से सुनो। अमाइक डाला बेसिकली है क्या, तो अमाइक डाला इज कनेक्टेड विद द हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस से ही कनेक्टेड ब्रेन का एक पार्ट है अमाइक डाला, और वो इमोशन रिलेटेड जो मेमोरीज होती है, ध्यान से सुनना, मेमोरीज जो ओवरऑल देख रहा है वो तो हिपोकैम्पस देख रहा है, लेकिन इमोशन रिलेटेड जो मेमोरीज है, कैसी मेमोरी बेटा, इमोशन रिलेटेड, सैडनेस, दुख, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, या इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, तो जो इमोशन सैडनेस रिलेटेड मेमोरीज होती हैं वो बेसिकली कौन मेंटेन कर रहा है, अमाइक डाला। तो बेसिकली अमाइक डाला जो है इमोशन रिलेटेड जो मेमोरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, अमाइक डाला करता है। तो अब मेरी बात को सुनते जाओ और बात को समझते जाओ। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि हिपोकैम्पस ओवरऑल मेमोरी के लिए आपने कहा, ब्रोकास एरिया स्पीच के लिए आपने कहा, अमाइक डाला इमोशन सैडनेस रिलेटेड मेमोरी के लिए कहा। इसके अलावा बच क्या गया, तो प्री फ्रंटल जो है वो सभी प्रकार के ब्रेन फंक्शंस जहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को अपीयरेंस बता रहे हो, आपकी आईक्यू लेवल क्या है, आपका कॉग्निटिव लेवल क्या है। आप सोचते हो ना मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है,
और उसके लिए वैसा ही काम करते हो, ये सभी कुछ आपको प्रोत्साहित या उत्साहित कौन कर रहा है? तो ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया है, ये जनरली मुख्य रूप से जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके काम का है कि कॉग्निटिव फंक्शंस आर दी रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अगर लिखा हुआ आता है तो भी आपने इसी का नाम लेना है। और आपको पता है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है दैट इज द इंपेयर, यही एबनॉर्मलिटी पैदा करता है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया में फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वही तो सबसे पहले अफेक्ट हो जाता है, और इसीलिए डिमेंशिया के पेशेंट में आप देखते हो कि आईक्यू लेवल भी कम हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शंस भी कम हो रहे हैं। ऐसे अल्कोहल जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो जाते हैं। तो कहने का बेसिक पॉइंट यही है कि जो कॉग्निटिव फंक्शंस मेंटेन करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रीफ्रंटल। तो बेसिकली जो आपका आंसर आप यहां बता रहे हैं, अब आप देख लो, मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया, बात समझ में आ रही है क्या? कोमल सर, हिपोकैम्पस सिर्फ रीसेंट और इमीडिएट मेमोरी, हाँ मैं आपको बता दूं कि रीसेंट और इमीडिएट मेमोरी ही ज्यादा प्रभावित होती है। आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है ना, जिनको हम रिमोट बोलते हैं, वो जनरली इफेक्ट होती भी नहीं है। जैसे मैं डिमेंशिया पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो स्पेसिफाइड जो पॉइंट है वो आपका इन सभी के ऊपर होना चाहिए। चलो यहां तक आपने बताया। अब इसके लिए मैं एक प्रश्न आपसे इसी में से एक और निकाल रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ना लिख करके हो सकता है लोब, ब्रेन इज responsible for visual hallucination। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि हर लाइन में से एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न निकलते हैं। अब ये हमने चर्चा की तो इसी के अंदर से आपने नया प्रश्न एक निकाल करके लाना है। और ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां पर जो आप कह रहे हैं, अब ऑप्शंस आप सुनते जाएं और बात को समझते जाएं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर कहा कि कौन सा, तो वो आपको यहां पर बोलेगा टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या फिर छोड़। अब इसका जवाब दो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर रूप से, मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशंस नहीं की है, मैं सब देख रहा हूं, मुझे यहां पर पता है कि बहुत बच्चे कह रहे हैं ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल। ये वो बच्चे कह रहे हैं जो एकदम फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक या तो कोई प्रिपरेशन की नहीं है या प्रॉपर रूप से कह सकते हैं उन्होंने स्टडी की नहीं है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऑक्सीपिटल जो एरिया है ये सिर्फ आपके किसके लिए जिम्मेदार है? विजुअल सेंटर है, जिसको आप लोग बोलते हैं, ध्यान से समझना कि विजुअल जो सेंटर है वो ऑक्सीपिटल एरिया है। लेकिन अगर विजुअल हेलुसिनेशन के लिए पूछा जा रहा है या ऑडिटरी हेलुसिनेशन के लिए पूछा जा रहा है, तब आपका नाम आना चाहिए टेम्पोरल लोब। ध्यान से सुन लेना, इसीलिए एग्जाम में गलत होते हैं। तो ये तो विजुअल सेंटर है, मैं विजुअल सेंटर नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हेलुसिनेशन जो हो जाता है विजुअल, उसके लिए कौन सी लोब रेस्पॉन्सिबल है? तब आपका जवाब आना चाहिए टेम्पोरल लोब आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल हेलुसिनेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न भी आपके निम्नांश में आ चुका है। ध्यान से सुन लेना, बार बार आपको कह रहा हूं कि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है, क्योंकि मुझे पता है
और एग्जामिनर को भी पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही आंसर दे रहे हैं। और एक ही आंसर क्या है कि ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल नहीं है, ऑक्सीपिटल तो सिर्फ विजुअल के लिए जिम्मेदार है। स्पेसिफाइड जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्पेसिफाइड रेस्पॉन्सिबल हेलुसिनेशन के लिए कौन सा है बेटा? टेम्पोरल लोब आपने बताना है। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर दिख रहा है सामने? एकदम ऐसे कुछ घूमने सा लग गया है, आपको प्रॉपर दिख रहा है क्या? प्रॉपर आपको साउंड आ भी रही है? ऐसा तो नहीं है कहीं पर कोई वीडियो वो हो रहा हो, थोड़ा सा बफरिंग वगैरह सी हुई है क्या यार? मेरे सामने ही बफरिंग सी चल रही, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को भी हो रही हो। हाँ बताओ बेटा। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है, सही चल रहा है। हाँ भाई, अरे बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? ये मेरे सामने ही कुछ बफरिंग सी दिखा रहा है। सही चल रहा है ना? दिखा रहा है, यस सर दिखा रहा है। किसको यार? क्या मेरे में तो सही चल रहा है, ये इसके ऊपर ही दिखा रहा है जो लाइव है। सब क्लियर है दीपक? सर जी ओनली फंडामेंटल का ऑनलाइन कोर्स चाहिए। अरे कोर्स वोर्स तो तुम लेने लेना यार। हाँ भाई चलो, तो यहां तक ध्यान दें। तो देखो ये प्रॉपर रूप से आपने बताना है कि किस प्रकार से कौन सा जो एरिया है वो प्रॉपर रूप से रेस्पॉन्सिबल है, तो ये आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा जो एरिया किस प्रकार की कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जवाब दो। हाँ भाई प्रॉपर है, ठीक है बेटा। चलो बताओ। अब चलो मुझे यहां पर बता, प्रॉपर रूप से क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही प्रॉपर रेस्पॉन्स करो। ऑल क्लियर? ठीक है बेटा। हाँ बोलो। यहां पर आपसे कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़े। व्हेन ए पर्सन आई आस्क अबाउट हिज ब्लड शुगर। ध्यान से ना, चलो एक बार आप पढ़ो और आप पढ़ने के बाद प्रॉपर रेस्पॉन्स करो। आप एक बार इसको प्रॉपर रूप से पढ़ें, आप पढ़ो और आप अपना जवाब दो, तब मैं प्रॉपर रूप से ये समझ पाऊंगा कि आपको मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हम्म। चलो 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 जवाब दो। यहां पर कह रहे हैं व्हेन ए पर्सन आस्क अबाउट हिज ब्लड शुगर लेवल, उसका जो आंसर आ रहा है वो कह रहा है डायबिटिक है, स्वीट यूरिन, यूरिन एंड फिकस बिफोर फाइनली टेलिंग हिज ब्लड शुगर इज एग्जांपल ऑफ। ये जो आपके सामने टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इनके बारे में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति इस प्रकार से जवाब दे रहा है। ठीक है, अब आंसर दो बेटा, आंसर दो, शाबाश। ऑप्शन बी बोल रहे हैं कोई बच्चे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन बी संजू, ऑप्शन बी राहुल। ओके बेटा ठीक है। विकास, ऑप्शन बी, ठीक है। ममता, ऑप्शन बी। सारे के सारे ऑप्शन बी के ऊपर आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि प्रॉपर जब तक आप जवाब नहीं देंगे भाई इसका, हाँ ये सही बोल रहे हैं बच्चे, मोनू सर्कमस्टेंटली। चलो बेटा ध्यान से सुनना, सीधा सा बेसिक यहां पर मतलब है कि जो नए बच्चे, पहले मैं उनको भी बता दूं भाई, जो बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी बता दूं जो नए हैं, आज ही जुड़े हैं, या जिन्होंने अभी फोर्थ ईयर प्रॉपर रूप से पास आउट ही किया है। हाँ प्रॉपर रूप से जवाब दे रहे हैं। अब मेरी बात को सुन लेना बेटा सभी लोग, हाँ सभी लोग सुन लीजिएगा। ओके अब सुने भाई, यहां पर आप देख लीजिएगा कि भाई यहां पर कह रहे हैं कि पेशेंट फाइनली ब्लड शुगर के बारे में बता रहा है, और उस ब्लड शुगर के बारे में बताने से पहले इधर उधर की स्टोरीज बनाता है, इधर उधर की बातें करता है, और लास्ट में अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। कहने से सीधा सीधा मतलब है, ध्यान से सुनना,
कि सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप यहां पर समझ लीजिएगा, टेंजेंटिलिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इसका बेसिक मतलब क्या है, तो आप सुने। भाई टेंजेंटिलिटी का बेसिक मतलब क्या है, तो टेंजेंटिलिटी का बेसिक मतलब होता है कि भाई एक व्यक्ति अननेसेसरी की बातें करता है लेकिन लास्ट तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है। तो ध्यान से सुनना कि भाई ए पर्सन अननेसेसरी ट्रेवल अराउंड द टॉपिक but do not reaches on goal at last। पहले तो डेफिनेशन को समझो, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनना कि यहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो टॉपिक के आजू बाजू घूमता रहता है, अननेसेसरी की बातें करता है, टॉपिक से संबंधित बातें नहीं करता है और अपने गोल पर भी नहीं पहुंचता है। अब इसको मैं प्रॉपर रूप से आपको समझाता हूं, सुन लेना कि फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर मैं आपको पढ़ाने आ गया हूं साइकेट्रिक। सुन लो, मैं आपको पढ़ाने आया हूं साइकेट्रिक। अब साइकेट्रिक की बातें तो मैंने की नहीं, मैंने कहा फंडामेंटल ऐसा होता है, मैंने कहा ओबीजी ऐसा होता है, मैंने कहा ये ऐसा होता है, और लास्ट तक इधर उधर की बातें करके चले गया, लेकिन साइकेट्रिक के बारे में मैंने बात नहीं की। इट मींस टेंजेंटिलिटी। बात समझ में आ रही है? या सीधा सीधा आप ऐसा समझ लें कि पेशेंट है, उस पेशेंट का जब वो आपके पास कैजुअलिटी में आता है और आप उससे डेटा कलेक्शन करते हो, ध्यान से सुनना, आपने पेशेंट से पूछा कि आपको बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बीमारी है। सुनना, आपने पेशेंट से इंटरव्यू लिया और आप जब पेशेंट से इंटरव्यू लेते हो, सुनना, आपने पेशेंट का क्या शुरू किया, इंटरव्यू शुरू किया, आपने पेशेंट से डेटा कलेक्शन शुरू किया, आपने उससे पूछा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब सुन लेना, आपने पेशेंट से पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेगा मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूं, मेरी जो मम्मी है उनके हमेशा पेट दर्द बना रहता है, मेरे पापा मम्मी को बहुत मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरा जो भाई है वो एकदम बेकार है, कुछ नहीं करता है। आप पूछ रहे हो अरे बता तेरे को प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, घर बार दुनिया की प्रॉब्लम बता रहा है। दैट इज द टेंजेंटिलिटी। पूरा का पूरा सेशन चले गया लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। दैट इज द टेंजेंटिलिटी। कहने का मतलब है टॉपिक के चारों तरफ घूम रहा है, अननेसेसरी कम्युनिकेट कर रहा है, अननेसेसरी की बातें कर रहा है, लेकिन टॉपिक रिलेटेड वो बात बिल्कुल भी नहीं करता है, इधर उधर घूम रहा है, और वही क्या कहला रहा है, टेंजेंटिलिटी कहला रहा है। ये तो कह गया टेंजेंटिलिटी। लेकिन अब इसी को मैं पुनः दूसरे तरीके से बताता हूं। आपने उससे पूछा बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। सुन लेना, ये आपकी दूसरी टर्म है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, सर्कमस्टेंटियलिटी। सुन लो इसको भी। सर्कमस्टेंटियलिटी जहां आप कह सकते हो कि क्लाइंट रीचेज ऑन टॉपिक, या आप कह सकते हो गोल आफ्टर अननेसेसरी कम्युनिकेशन, कि इधर उधर की बातें करके लास्ट में कहां पहुंच जाता है, अपने टॉपिक पर पहुंच जाता है। अब इसी का वही सेम एग्जांपल लूंगा। आपने यहां पर पेशेंट से पूछा व्हाट इज प्रॉब्लम, आपको क्या समस्या है। सुन लेना, आपने पेशेंट से पूछा कि आपको क्या समस्या है, पेशेंट बोलेगा मेरी मम्मी के भी पेट में दर्द रहता है, मेरे उसके भी ये प्रॉब्लम है, और लास्ट में बोलेगा मुझे नींद नहीं आ रही है बहुत दिन से। कहने का मतलब है इधर उधर की तो बातें की, बहुत बातूनी सा नजर आएगा और लास्ट में जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता देगा। कहने का बेसिक मतलब है कि वो लास्ट में अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, और वही क्या कहलाता है, सर्कमस्टेंटली कहलाता है।
जैसा कि अभी आपने प्रश्न में पढ़ा होगा, प्रश्न में क्या लिखा था? प्रश्न में लिखा था कि यहां पर आपने उससे ब्लड शुगर के बारे में पूछा। सुनना, आपने पेशेंट से ब्लड शुगर लेवल के बारे में पूछा और वो ब्लड शुगर लेवल के बारे में नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई डायबिटिक लोग होते हैं, यूरिन उनका बहुत स्वीट होता है। उसकी वो किसके बारे में बता रहा है? यूरिन के बारे में डिस्कशन कर रहा है, फीकस स्टूल के बारे में डिस्कशन कर रहा है, मतलब इधर उधर का डिस्कशन कर रहा है। और सबसे लास्ट में ब्लड शुगर के बारे में बता रहा है, मतलब इधर उधर की बातें करके घूम फिर करके कहां पहुंच गया है? अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। कहने का बेसिक मतलब है कि इसे आप क्या कहोगे? सर्कमस्टेंटली बोलते हैं। अब देखो, इसी का एक एग्जांपल और दूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि मैं एक पेशेंट हूं और मैं आपके पास आता हूं। सुनना, मैं एक पेशेंट हूं और मैं आपके पास आता हूं, और मान लीजिए आप कहते हो आपने क्या कर रखा है, या कोई भी हमारा आपको पता चलता है कि साहब इन्होंने भी नर्सिंग कर रखी है और नर्सिंग कर रखी है, तो फिर वो आपको यहां पर कह सकते हैं अच्छा ठीक है आप पीएचडी वीएचडी कर रहे हो, या पीएचडी भी छोड़ दो आप एमएससी कर रहे हो। हाँ, तो बताओ आप एमएससी कौन से सब्जेक्ट में करना चाहोगे? सुन लेना, अब आपने पूछा कि एमएससी कौन से, एमएससी नर्सिंग कौन से सब्जेक्ट में करना चाहोगे, मुझसे पूछा। अब मैं जवाब दे रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब तो मुझे एनाटॉमी बहुत अच्छी लगती थी, सेकंड ईयर में आया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट एमएसएम में बना, फिर थोड़ा इंटरेस्ट थर्ड ईयर में पीडिया में आने लगा, साइकेट्रिक में आने लगा। इधर उधर की बातें कर रहा हूं, लास्ट में बोलूंगा मैं तो वैसे कम्युनिटी में करूंगा एमएससी। कहने का मतलब है इधर उधर की बातें करके लास्ट में उसने जवाब दिया कि मैं एमएससी कम्युनिटी में करूंगा। किसने? मैंने। कहने का बेसिक मतलब यहां पर यह है कि अननेसेसरी बातें करके लास्ट में प्रॉपर जवाब देना क्या कहलाता है? सर्कमस्टेंटली कहलाता है। तो प्रॉपर रूप से समझ लें, आपका आंसर तो यही है, क्योंकि ये भी इधर उधर की बातें करके लास्ट में जवाब दे रहा है। तो पहला पॉइंट टेंजेंटिलिटी में तो लास्ट तक वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहा है, सर्कमस्टेंटली में अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। तो बेसिक आंसर तो यही है। इसके अलावा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, विचारों का जल्दी जल्दी बदलना, विचारों का जल्दी जल्दी परिवर्तन होना, जो आपको पता है किसमें देखने को मिलता है? मैनिक पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। लूजिंग एसोसिएशन, और लूजिंग एसोसिएशन जो है फॉर ए सिम्टम है, फॉर ए सिम्टम ऑफ शीजोफ्रेनिया। शीजोफ्रेनिया का बेसिक लक्षण है लूजिंग एसोसिएशन। जानते हो इस लूजिंग एसोसिएशन के बारे में सुना है कि लूजिंग एसोसिएशन का मतलब क्या है? अब सुन लो, हाँ आंसर तो बी है, वो राइट हो गया, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ आंसरों को राइट नहीं करवाना है। आंसर बता करके चलना होता तो मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा दूंगा आधे घंटे में। आंसर नहीं, बेसिक आपको मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब हमें प्रश्न पूछता है ना, तो प्रश्नों को मॉडिफाई करके, घुमा करके, एग्जाम्पल के साथ किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपका भी बेसिक पॉइंट यही होना चाहिए कि जब हम प्रैक्टिस करें ना, तो प्रैक्टिस एक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम सभी प्रकार से उन प्रश्नों को हल कर पाए। अब सुनना, जैसे लूजिंग एसोसिएशन आप कह रहे हो फॉर ए सिम्टम ऑफ शीजोफ्रेनिया। लूजिंग एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी वो शब्द बोल रहा है प्रॉपर एसोसिएटेड नहीं है, जो शब्द वो बोल रहा है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, और जल्दी जल्दी अपने विचारों को बदलता है। तो ये जनरली आपके प्रॉपर रूप से बता सकते हैं। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करना चाहते हैं। हाँ जी, बताओ। ए पर्सन थिंक दैट अदर्स आर इम्प्लांटिंग मशीन ऑन हिज हैंड। सुन ले और सुन करके ही प्रॉपर जवाब दे। क्या पूछ रहे? पूछ रहे उसको ही प्रॉपर आप आंसर करें। हाँ बताओ बताओ बताओ, शाबाश, जवाब आने दो। बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो।
एम्बिवेलेंस कहां है? ये कह रहे हैं ए पर्सन थिंक दैट अदर्स आर इम्प्लांटिंग ए मशीन ऑन हिज हेड। कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल किसका है? प्रश्न तो समझ गए हो? अरे भाई जब प्रश्न समझ गए हो तो प्रॉपर रेस्पॉन्स करो ना। आंसर आने दो। आंसर हाँ अजय, ऑप्शन ए गिरवर, ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी चेन्नू पाटिल। कर्नाटक से हो क्या चेन्नू पाटिल? कर्नाटका। कमल ऑप्शन ए, खुशबू ऑप्शन बी, रविंद्र ऑप्शन बी, दीपक ऑप्शन ए। ए और बी में लड़ाई चल रही है, मतलब और तो वेल क्लियर है। हाँ क्लियर तो होंगे, खैर सही है। जो बेसिक लड़ाई है वो किसमें है? रेफरेंसेस और बिजारे, दो में ही है, इनके अंदर तो नहीं है। ये तो आप क्लियर हो, इसका मतलब बात समझ में आ रही है आपको। क्योंकि एग्जाम में भी जब आप जाते हो ना बेटा, तो एग्जाम में भी आप देखना कि आपको जो चार ऑप्शन आते हैं ना, तो चार में से दो तो जनरली आप रिमूव कर देते हो, लेकिन बेसिकली जो डाउटफुल रहता है वो डाउटफुल दो में ही रहता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। जितेंद्र ए, वेरी गुड। अब सुन लो मोनू, अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनना कि बेसिकली मतलब यह है कि इम्प्लांटिंग ए मशीन ऑन हिज हेड, कि मशीन कह रहे हैं कि एक मशीन उसके हेड में, ब्रेन में फिट कर देने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहा है। ए पर्सन थिंक दैट अदर, दूसरे व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कि उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके दिमाग में मशीन फिट कर देना चाहता है और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेना चाहता है। अब ये क्या है? नॉनसेंस वाली बात है, ऐसा होता नहीं है। बात सुन लेना। और जनरली बिजारे का मतलब है अजीब सा व्यवहार दिखाता है, विचित्र सा व्यवहार दिखाता है, और ये जो विचित्र प्रकार का व्यवहार है यही क्या कहलाता है? बिजारे। बिजारे का मतलब है अजीब सा, बिजारे का मतलब आप कह सकते हो अजीब बोल दो, विचित्र प्रकार बोल दो, ऐसा जो है डेल्यूजन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, और मैंने कहा था फॉल्स बिलीफ, गलत विश्वास, फॉल्स थिंकिंग डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है। और ये थॉट किससे संबंधित है? अजीब सी थॉट हो गई है, उसको लग रहा है कि उसके कोई माइंड में मशीन फिट करना चाहता है। तो बेसिकली आंसर तो यही है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। सुन लेना इसके बारे में, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड टीवी पर, रेडियो पर जो एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स, टीवी रेडियो एंकर्स, रेडियो जॉकीज जो हैं, वो उसी का नाम पुकार रहे हैं, उसी की चर्चा चल रही है और उसी का डिस्कशन चल रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपने यहां बताना है पेशेंट बिलीव ही इज टॉकिंग बाय अदर, कि उसको ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसी के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो कि भाई टीवी एंकर इज कॉलिंग हिज नेम। अब ये सेम टू सेम एग्जाम्पल के साथ ये आपके निमहांस में आ चुका है। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द डिसऑर्डर, ध्यान से सुन ले। एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द डिसऑर्डर व्हेन ए क्लाइंट बिलीव टीवी एंकर इज कॉलिंग हिज नेम, कि रेडियो पर बैठा हुआ व्यक्ति, टीवी पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसी के बारे में बातें कर रहा है, और ये क्या कहलाता है? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ध्यान से सुन लेना, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस एग्जाम्पल के साथ भी पूछा जाता है, डेफिनेशन के साथ भी पूछा जाता है, लेकिन मेरा काम आपको एक एक चीज बताना है। सुनो कैसे, बात समझ में आ रही है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है,
अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। ये ऑडिटरी में नहीं आएगा, बेसिकली ये हेलुसिनेशन नहीं है। ये जनरली जब हम लोग फर्स्ट रैंक सिम्टम्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में भी आएगा और थॉट डिसऑर्डर में भी आएगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको डेल्यूजन और डेल्यूजन के टाइप्स पढ़ाऊंगा। फर्स्ट रैंक जो सिम्टम्स है वो मैं शिजोफ्रेनिया के आप लोगों को बताऊंगा। तो सब में अलग अलग डायवर्जन है, तो पता चलना चाहिए। सुनना, अब यहां पर इन्होंने इसी के बारे में पूछा, सुनो। इसी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एग्जामिनर ने कहा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आप मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट है जिसको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है और आप उसकी केयर करने में लग गए हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां जनरली पता होनी चाहिए जब आप ऐसे मरीज की देखभाल कर रहे हैं। सुनो, यहां एग्जामिनर कह सकता है कि व्हाट इज द nursing action avoided during care of a patient who have delusion of reference। क्योंकि बार बार आपको कह रहा हूं, ये तो ऑनलाइन है जो हर चीज पॉसिबल हो नहीं पा रही है, समय कम है, लिमिटेड टाइम है, ऑडियंस रूबरू नहीं है, तो ये छोटे मोटे डेफिशिएंसीज आप बोल सकते हो। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक नहीं 10-10 क्वेश्चन एक लाइन के अंदर बनते हैं। साइकेट्रिक तो अपने आप में हाँ वाइड नहीं है, लेकिन क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सुनो, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन, सुनना, कह रहे हैं कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन अवॉइड करना है किसकी केयर करते समय। तो एग्जामिनर आपको यहां पर कहेगा कि रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव कर दें, या बहुत से पॉइंट आपको कहेगा। सीधा सीधा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सुन लीजिएगा कि स्पेसिफाइड आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए जो मैंने यहां बोला है। तो आपका फोकस स्पेसिफाइड क्या हो, सुन लें, अवॉइड लाफिंग एंड क्लोज कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। आंसर यही है, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं खुद ही बता रहा हूं इस पॉइंट को। अब सुनना कि अगर आप किसी ऐसे मरीज की केयर कर रहे हो जिसको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, तो ऐसे मरीज की केयर में आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस मतलब उस मरीज को ऐसा लगता है कि सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, सभी लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीवी एंकर, टीवी रेडियो, सभी जगह। अब वो कह रहे हैं कि आप उसकी केयर कर रहे हो तो क्या ध्यान रखोगे, तो कभी भी भूल करके उसके सामने हंसना मत, नहीं तो कभी भी आपकी हंसी बंद कर सकता है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ये नर्स मेरी ही बात करके हंस रही है और मेरा मजाक बना रही है। तो ऐसी स्थिति में वो एग्रेसिव हो सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, और इसीलिए आपको उसकी देखभाल में इस पॉइंट को मुख्य रूप से ध्यान देना है। तो एक तो हंसना नहीं है और गुपचुप करके आपस में बातें नहीं करनी है कि एक वार्ड की नर्स और दूसरे वार्ड की नर्स आके खड़ी हो गई और दोनों आपस में बात कर रही, आज सुबह सब्जी क्या बनाई थी, आज खाने में क्या बना। तुम्हारी सब्जी और खाने के चक्कर में वो मरीज एग्रेसिव हो जाएगा, समझ लीजिएगा। तो प्रॉपर रूप से आप ध्यान से सुन सकते हो और इसको बता सकते हैं। तो देखो, केयर कई तरीके से, इसमें और बहुत से हैं कि नर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लो पेशेंट एग्रेसिव हो गया, वायलेंट हो गया, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। अरे बहुत से अनलिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चनरीज मुझे आपको बतानी पड़ रही है, अन्यथा क्वेश्चन तो हर लाइन में है, एक नहीं 10-10 क्वेश्चन, सब सुनते जाओ। तो यहां पर आपने जो पॉइंट बोला है उस पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर हमने बात की कि बेसिक आंसर तो आपका हो गया, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हेलुसिनेशन और इल्यूजन। हेलुसिनेशन बहुत सिंपल सा है, हर बच्चे को पता है जिसने नर्सिंग की है, जहां पर हम कहते हैं कि फॉल्स परसेप्शन है,
false perception in the absence of external object। उदाहरण के रूप में आप यहां पे कह सकते हो भाई साइंस जो है वो यहां पर मान करके चल रही है कि भूत भूत नहीं है, तो यहां पर इसका उदाहरण आप ले सकते हो। देखो यहां पे कह रहे हैं कि भूत नहीं है लेकिन भूत नजर आ रहा है, मतलब कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमें दिख रहा है। दैट इज द हेलुसिनेशन। और कौन सा? विजुअल हेलुसिनेशन। कोई हमें आवाज नहीं दे रहा लेकिन हमें लग रहा है कि भगवान हमें हमारे नाम से पुकार रहा है। दैट इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो कहने का बेसिक मतलब यहां पर यह है कि हेलुसिनेशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, अगर मैं आपको दिख रहा हूं मतलब ये तो नॉर्मल, लेकिन आपके सामने मैं हूं नहीं लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा हूं। दैट इज द विजुअल हेलुसिनेशन। बात समझ में आ रही है क्या? ये गुड मॉर्निंग अब करने आए हो दीपक, इतनी लेट? गुड मॉर्निंग दीपक, ये दो दो, ओके वेरी गुड, टाइम पे आओ बेटा। चलो यहां तक बताओ। तो आपने बताना है कि भाई हेलुसिनेशन ये कह सकते हैं। अब इल्यूजन का बेसिक मतलब क्या है, तो इसी के आगे आप लगा दो फॉल्स परसेप्शन इन दी एब्सेंस की जगह आप यहां पे लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और गोस्ट की जगह आप यहां पे लिख सकते हो कि एक रोप लुक लाइक स्नैक। एक रस्सी जब आप देखते हो और वो आपको सांप के समान नजर आ रही है, कहने का मकसद है कि आपको ऑब्जेक्ट दिख तो रहा है, स्टिमुलाई मौजूद तो है, लेकिन मिस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, गलत पहचान रहे हैं। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन किसकी प्रेजेंस में? ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में। जैसे मान लीजिए पढ़ा तो मैं रहा हूं दिनेश शर्मा और आपको नजर आ रहे हैं महेंद्र सर और आलोक सर। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हूं तो सही मैं, लेकिन मैं गलत पहचाना जा रहा हूं। ऐसे एक रस्सी पड़ी है लेकिन आप उस रस्सी को देख तो रहे हो, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन आप उसको सांप समझ रहे हैं। तो बेसिकली चीज क्या है? कहने का मतलब है ये कंडीशन क्या कहला रही है? इल्यूजन कहला रही है, और दोनों के दोनों परसेप्शन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कॉमन से हैं लेकिन पूछे तो जाते हैं। चलो यहां तक बात समझ में आई क्या? सर नरेश यादव का क्वेश्चन बता दो। बहुत देर से प्रेशर है यार, मुझे बताओ क्या है मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन। आ रहा है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, अभी बता। एक मिनट रुको, ये ले बेटा, तेरा क्वेश्चन की तो बात कर रहा है, मैं क्वेश्चन पहले ही लेकर के आया हूं। हाँ हाँ देख लो, तो मुझे मालूम है, मैं हर स्टूडेंट अगर रियलिस्टिक स्टूडेंट है ना तो उसके दिल की बात पहले ही मैं जान जाता हूं। अब आप देख लो, मुझे यहां लिखना नहीं पड़ा, मुझे बताना नहीं पड़ा, मुझे मालूम है कि स्टूडेंट पूछने वाला है और पूछेगा, क्योंकि जब मैं हेलुसिनेशन की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और वो इसलिए भी आने वाला है कि बुक्स में प्रॉपर जवाब है नहीं, लेकिन बच्चे ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा कि पीजीआई में आ गया सर। अरे भाई पीजीआई में आया जहां आया, लेकिन आप बात को सुनो किस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। अब सुन लेना, सर की क्लास में सब कुछ है, बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल सही बात है, डोंट वरी। जब प्रॉपर रूप से हम अपनी स्टडी करते हैं तो कोई चीज छूटने वाली नहीं है। अब यहां पर सुन लेना, यहां कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन, सुने, यहां कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो है वो हेलुसिनेशन के बारे में कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन अल्कोहलिक पेशेंट। नरेश सुन लेना बेटा,
कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन की बात हो रही है, और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो होता है वो अल्कोहलिक पेशेंट में आप कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनना कि विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, बात सुने, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, पहले तो सुन लेना, ऑल हेलुसिनेशन प्रेजेंट इन एल्कोहलिक पेशेंट, कि एल्कोहलिक पेशेंट में ये तीनों के तीनों हेलुसिनेशन होते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आपने किसको देनी है, ऑडिटरी, और ऑडिटरी आपने बताना है मोस्ट कॉमन रूप से देखने को मिलता है। ये पहली प्राथमिकता है। अगर पहली प्राथमिकता एग्जाम में नहीं आए और एग्जामिनर लिखे मोस्ट कॉमन और ऑप्शन के अंदर ऑडिटरी है ही नहीं, तब आपकी प्राथमिकता आएगी विजुअल, और विजुअल जो है वो कौन सी प्रायोरिटी पर आएगा, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आएगा। और जनरली टैक्टाइल, बहुत रेयर केसेस में टैक्टाइल हेलुसिनेशन उन मरीजों में होता है जो कोकेन लेते हैं ना, कोकेन लेने वाले जो स्मैक लेते हैं, बेसिकली कोकेन एब्यूजर्स होते हैं, तो उनको लगता है शरीर के ऊपर कीड़े चल रहे हैं और वास्तव में वहां कुछ होता नहीं है। अब सुनो, तुमने बात चला ही है तो मैं इसके ऊपर और तुमको चीजें बताने वाला, सुन लेना। जैसे तुमने यहां पर कहा कि भाई विजुअल हेलुसिनेशन है, तो विजुअल हमने बता दिया है, ऑडिटरी पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब ये टैक्टाइल को एक तो आप सुन लीजिए। अब इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट मैं यहां पर आपको लिखूंगा, टैक्टाइल, और टैक्टाइल के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन है क्या। ध्यान देना कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन बेसिकली है क्या। तो आपने यह बताना है कि पेशेंट जो है उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइस आर ट्रैवलिंग ऑन हिज बॉडी और ऑन हिज आर्म, कि लाइस का मतलब जो कोई भी कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है। ध्यान से सुनना। तो आपने यह बताना है कि पेशेंट बिलीव, या आप यहां पे कह सकते हो फील, लाइस आर ट्रैवलिंग ऑन हिज बॉडी और स्पेशलाइज आर्म, कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर क्या चल रहा है, कीड़े चल रहे हैं। और टैक्टाइल जो है मोस्ट कॉमन किसमें देखा जाता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट, अभी किसमें बताया था मैंने, कोकेन एब्यूजर्स के अंदर। जो व्यक्ति कोकेन लेते हैं ना उनके अंदर टैक्टाइल देखने को मिल रहा है, और अल्कोहलिक पेशेंट में ऑडिटरी सबसे पहले देखने को मिल रहा है। अब इस पर भी मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा, क्योंकि बात चली है तो फिर रुकेगी कैसे। अब सुनो कि आपने यहां पर कहा कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन कोकेन वाले मरीजों में देखने को मिल रहा है, जहां उसको लग रहा है कि उसके शरीर के ऊपर कीड़े चल रहे हैं। चलो जी, यहां तक भी आपने बताया। अब इसी को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। सुन लीजिएगा, आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि ये जो आप हेलुसिनेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं इसका कोई अदर नेम, कि ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन और किन नामों से जाना जाता है? व्हाट इज द अदर नेम, कोई नाम बताओ। टैक्टाइल कोकेन में देख रहे हैं, कोकेन हेलुसिनेशन अजय, नरेश, क्रिश, टैक्टाइल कोकेन में देखने को मिल रहा है। बोलो व्हाट इज द अदर नेम, कोई अदर नेम है तो वो बताओ। हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसके कई नाम हैं। अदर नेम ऑफ टैक्टाइल हेलुसिनेशन, कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन के बहुत से नाम हैं, और बहुत से नाम में जैसे कोकेन बग एक,
हैप्टिक हेलुसिनेशन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और मैं आपको बता दूं ये तीनों ही नाम से आपके एग्जामों में आ चुके हैं। अब आप एक चीज देखो कि एग्जामिनर का तो बहुत ही जम्बा वो, ठीक है, एग्जामिनर तो कहां कहां से आपको प्रश्न पूछ रहा है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी का मतलब है कि आपके स्किन के ऊपर देखा जाने वाला हेलुसिनेशन का प्रकार जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी कहलाता है। हैप्टिक इसी को दूसरा नाम दिया हुआ है कोकेन बग। चलो इसके बारे में बताओ, ये कोकेन बग का क्या मतलब है? कोकेन बग का क्या मतलब है? अरे बोलो तो सही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोकेन बग। कोकेन बग का मतलब क्या है? फरमाओ फरमाओ, अरे बोलो, कोकेन बग का मतलब बताओ। अब कोकेन बग का मतलब आप नहीं बता रहे हो तो मैं बता देता हूं, सुन लो। कोकेन बग का मतलब, आप देखो कोकेन तो आ ही रहा है क्योंकि कोकेन लेने वाले मरीजों में देखा जाने वाला हेलुसिनेशन है। बग, बग का मतलब पता है क्या? नहीं पता? अजय, प्रियंका, किरण, ममता, ओम, नहीं पता? अरे हाँ या ना तो बोल दो। चलो, जय माता दी। आसिफ, अरे जय माता दी मत बोलो, पहले मुझे बताओ कोकीन का बग का मतलब पता है क्या? शरीर में कीड़े दौड़ रहे हैं वैसे फीलिंग होती है। हाँ सत्यम, सुन लो। अब मेरी बात सुनो, वो तो हमने बता ही दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ सुनो, मैं आपको बताता हूं कि आपको हिंदी में प्रॉपर समझाऊंगा इस पॉइंट को। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में गाय भैंस जो होती है उनके शरीर के ऊपर चींचड़े लग जाते हैं। गाय और भैंसों के शरीर के ऊपर चींचड़े लग जाते हैं ना, उसी को अंग्रेजी में बग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो गाय भैंसों के चींचड़े लग जाते हैं उसी को इंग्लिश में बग कहा जाता है। और यहां पर कह रहे हैं कि जो कोकेन लेने वाला व्यक्ति है उसके शरीर पर चींचड़े लग गए हैं, मतलब बग लग गई है, ऐसा उसको सेंसेशन हो रहा है। और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? कोकेन बग नाम दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुन लो, ये चींचड़े जो कह रहे हैं ना, उसी कारण से इसका नाम दिया जा रहा है। तो आप सोचो कि एग्जामिनर कहां कहां बोल रहा है, तो आप ध्यान दे लेना। अगर एग्जामिनर कहता है एक्स्ट्रा सेंसरी, इसी को बोले। हैप्टिक बोले तो यही बताओ, कोकेन बग बोले तो यही बताओ, टैक्टाइल बोले तो यही बताओ। तो ये 5 जो क्वेश्चन मैंने यहां बताए हैं ये सिर्फ टैक्टाइल रिलेटेड है। अब बात चल रही है तो इसमें तो छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बच्चे ने स्पेसिफाइड प्रश्न पूछा जबकि मैं ला रहा था, लेकिन फिर भी एडवांस, इसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेना। लेकिन फिर भी मैं इस पर एक बात और बताऊं, भाई आप मान लो इस पेशेंट की केयर कर रहे हो, और पेशेंट की केयर कर रहे हो तो एग्जामिनर आपसे असेसमेंट के बारे में भी पूछ सकता है। प्रश्न लिखूंगा, सुनना। वो एग्जामिनर आपको कह सकता है कि विच ऑफ द hallucination expected by nurse in a patient when she, सुनना, observe scratches of nail on patients are during physical examination on
साइकेट्रिक यूनिट। भाई प्रश्न बनाना ही अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि इधर उधर से जो कॉपी किए हैं उनमें कोई दम नहीं है। जब तक कोई नई चीज आपके सामने नहीं होगी तब तक प्रॉपर रूप से अंडरस्टैंडिंग करना, प्रॉपर रूप से समझना संभव नहीं हो पाता। अब सुनो, यहां पर आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द हेलुसिनेशन, कौन सा हेलुसिनेशन है जो नर्स सोच रही है जब देखती है स्क्रैचेस के निशान, नाखून है ना, नाखून ऐसे वो बार बार उखाड़ने की कोशिश करता है अपने आर्म्स के ऊपर, लेकिन वास्तव में कीड़े तो है नहीं, और कीड़े तो है नहीं तो वो नाखूनों के निशान बन जाते हैं, यहां पर नोच देता है। और यहां पर यही कह रहे हैं कि उसके आर्म्स के ऊपर नाखूनों के निशान है। और वो नर्स कब देख रही है? फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है जब साइकेट्रिक यूनिट के ऊपर, तो सीधा सीधा वो आपको बोलेगा बताओ ये पेशेंट को वुंड हो गया है क्या, ये पेशेंट को टैक्टाइल हेलुसिनेशन है क्या, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डिसऑर्डर है क्या। तो ये आप समझ लीजिएगा कि नाखूनों के निशान बने हुए हैं, सीधा सा मतलब यही है कि पेशेंट को लग रहा है कि उसके आर्म के ऊपर कीड़े चल रहे हैं और उन कीड़ों को हटाने के लिए वो नोचता है, तो कीड़े तो निकलते नहीं है, स्किन निकल जाती है, और ऐसा ही हेलुसिनेशन टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो कि प्रश्न तो आपको असेसमेंट रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, और यही हेलुसिनेशन आपका कौन सा कहला रहा है? टैक्टाइल कहला रहा है। तो प्रश्न तो हर तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। अब चलो यहां तक आपने कहा, और एग्जामिनर अगर आपको ये बोल दे कि एक पेशेंट है जिसको कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, तो बताओ केयर करने में नर्स सबसे पहले क्या करेगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर तो आपको पूरे तरीके से स्किल ट्रेंड नर्स को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो कंपटीशन टाइट हो रहा है। कहीं पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कहीं पर कह रहे हैं 2 साल एक्सपीरियंस दो, कहीं पर कुछ। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ट्रेंड नर्सेज हमारे पास आनी चाहिए। तो जितने भी ये पॉइंट है केयर कैसे करेंगे और जितने भी पॉइंट है वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए तो बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः जुटेंगे, और आज शाम को वही 4:30 के ऊपर आलोक सर की क्लास है। तो रेगुलर आए, रेगुलर बने रहें। और अब मैं आपको बता दूं ये 2 सेशन लाने का मकसद ये है कि आप लोग रेगुलर आते रहें। आज भी मैं देख रहा हूं बहुत कम बच्चे हैं, या तो टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी है, लेकिन अब शेड्यूल यही चलने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम को 4:30। प्रॉपर रूप से आप बने रहें, अन्यथा कल भी 400 थे, आज तुम 150, पौने 200, 200 तक ही पहुंच रहे हो। खैर कोई नहीं, जो भी, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन 4000 में से कितने होंगे, आपको भी पता है 4 लाख बैठे, 2 लाख बैठे, सिलेक्शन तो मिनिमाइज है। तो जो रेगुलर बने रहेंगे सेलेक्ट वही होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, इजाजत दीजिए, थैंक्स।